उन दिनों मैं एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में काम करती थी। जब मुझे निहारिका मिली, वो बहुत सुंदर मगर काफ़ी बुरे हाल में थी। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई। जब उसने अपना परिचय करवाया तो मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा। जब तुम्हारी सिद्धार्थ से शादी हुई थी तो तुम बहुत खुश थी। कहने लगी हाँ, बहुत खुश थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। वो मुझे बहुत चाहते थे और हर हाल में अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। कास्ट भी सेम थी, लेकिन पिताजी बस इस कारण सिद्धार्थ के रिश्ते पर नहीं मान रहे थे कि वो लोग अमीर नहीं थे। सिद्धार्थ की सैलरी कम थी। पिताजी समझते थे कि सिद्धार्थ इतनी कम कमाई में उनकी बेटी को कैसे खुश रख सकेगा, और मेरी बेटी अपनी छोटी छोटी खुशियों और इच्छाओं को के पूरा होने के लिए तरसती रह जाएगी। मगर सिद्धार्थ का साथ भाग्य में लिखा था। उसके माता पिता ने आखिरकार मेरे पिताजी को राज़ी कर लिया और हमारी शादी हो गई। तुम तो जानती हो कि मैं उस शादी के बाद कितनी खुश थी। गरीबी में भी सुकून था। हाँ, कभी कभार ये बात ज़रूर खटकती थी कि सिद्धार्थ के पास ना अपना मकान है, ना गाड़ी, और ना ही और ज़्यादा कुछ, तो सारी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं को मारकर ही गुजरेगी। शुरू शुरू में मन में ऐसे विचार आते थे। बाद में मैंने अपने भाग्य में लिखे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें मुझसे बहुत प्यार था। अगर प्यार मिल जाए तो ज़िंदगी के दुख कम महसूस होते हैं। मैंने तभी खुद को महसूस समझा लिया कि इच्छाओं को इंसान जितना बढ़ाता है वो उतनी ही बढ़ती जाती हैं। इंसान को इस दुनिया में 2 टाइम की रोटी मिल जाए और जीवन में प्यार और सुकून हो तो यही बहुत है। पति का ज़्यादा रुपया पैसा भी पत्नी की ज़िंदगी में परेशानियां लाता है। मैंने पूछा, अच्छा तो अब क्या हुआ है कि तुम यहाँ कोर्ट में क्या कर रही हो? कहने लगी कि मैंने अपने बेटे की कस्टडी का केस डाला हुआ है। मेरी और सिद्धार्थ की डाइवोर्स हो गई और मेरा बेटा उसने अपने पास रख लिया है। मैं हैरत से बोली कि क्या कह रही हो? ऐसा भी क्या हुआ जो उसने इतने प्यार मोहब्बत के बाद भी तलाक दे दी और बेटा भी तुमसे ले लिया? निहारिका कहने लगी कि यहाँ कोर्ट में क्या बताऊँ, फिर कहीं मिलेंगे तो बात करूँगी। मैंने कहा तो चलो मेरे साथ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। ऐसे मैं अपनी पुरानी सहेली को अपने साथ ले आई और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, जो मैं उसी की ज़ुबानी सुना रही हूँ। शुरू में मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी। जब सिद्धार्थ का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया तो उन्होंने किराए का एक छोटा सा मकान ले लिया और मुझे अपने साथ ले आए। उन दिनों मेरा बेटा साल भर का था। सिद्धार्थ काम पर चले जाते और मैं मोहित की किलकारियों में गुम हो जाती, इसलिए अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। नए शहर आकर वैसे तो मैं खुश थी, मगर अब सिद्धार्थ का हाथ और भी तंग हो गया था। ससुराल में मकान का किराया, बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता था और खाने पीने का काफ़ी खर्चा ससुर जी उठा लेते थे, लेकिन यहाँ सारे खर्चे हमें खुद ही पूरे करने पड़ते। ससुर जी अगर 2-4 महीने बाद मिलने आ जाते तो आकर कुछ वित्तीय मदद कर देते, मगर उनका भी पेंशन पर गुजारा था। हमारे पड़ोस में खाते पीते खुशहाल लोग रहते थे। जब मैं औरतों को महंगे कपड़े पहने देखती तो दिल में एक इच्छा जागती कि काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकूं, मगर सिर्फ सोचकर रह जाती, क्योंकि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने पड़ते हैं। 2 साल इस घर में गुजर गए। 4 त्योहार आए, मगर मैं एक बार भी अपने लिए नए कपड़े ना बनवा सकी, जबकि मेरी पड़ोसन हर महीने नए कपड़े में नजर आती। दिल से एक आह निकलती, फिर धीरज की चादर ओढ़कर इच्छाओं को दबा देती। मेरा दुर्भाग्य कि इस बार होली से 15 दिन पहले मोहल्ले में कपड़ा बेचने वाला आया। हर बार की तरह मोहल्ले की औरतें उसके आसपास जमा हो गई और कपड़े खरीदने लगी। मैंने आवाज़ सुनी तो बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस में चली गई। कपड़े वाला सुनंदा के गेट के सामने बैठा था। उसने अपनी गठरी के गेट के अंदर रखकर खोल दी। औरतें बड़े शौक से कपड़े देख रही थीं। मैंने भी 2 सूट हाथ में लेकर देखे, कीमत पूछी और उलट पुलट करके देखती रही, फिर वापस रख दिए। जब औरतें कपड़े खरीद चुकी तो किसी ने कहा, निहारिका तुमने कुछ नहीं लिया, कुछ तो ले, कुछ तो लो। मैंने हसरत से कहा, एक सूट लेना तो था मगर पैसे नहीं बन रहे, कपड़े महंगे हैं। मेरी ये बात शायद कपड़े वाले के दिल को लग गई। सब औरतें सुनंदा के घर से निकलकर अपने घरों को चली गईं। आखिर में मैं भी घर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया ही था कि किसी ने दरवाज़ा बजाया। मैंने झांक कर देखा तो सामने वही कपड़ा बेचने वाला था। हाथ में वही 2 सूट पकड़े हुए था जो मैंने पसंद किए थे। उसने कहा, ये ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, अगली बार दे देना, और अगर मैं ना आ सका और मेरा भाई आया तो उसको दे देना। वो ये कहकर कपड़े पकड़ा कर चला गया। मैं आवाज़ देने का इरादा ही करती रही। मैं स्तब्ध रह गई कि एक ऐसा व्यापारी है जो जान पहचान के बगैर मुझ पर विश्वास करके कपड़ा दे गया। फिर सोचा शायद यही उसका तरीका है। कपड़े बहुत अच्छे थे,
मगर मैं उनका मूल्य चुकाने की क्षमता न रखती थी। उन दिनों सिद्धार्थ की सैलरी मात्र 3,000 रुपये थी, जिसमें से आधा किराए और बिजली के बिल में चला जाता, बाकी बच्चों के खर्चे और खाने पीने का खर्चा। कई दिन मैंने वो कपड़े छुपा कर रखे, फिर सोचा कि सिद्धार्थ को बता ही दूं, मगर फिर डर गई कि नाराज़ ना हो जाएं। इसी कश्मकश में सुनंदा आ गई, जो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने जब मेरी परेशानी देखी तो पूछा और सारी बात सुनकर बोली, अरे कपड़े वाला जब आएगा तब देखा जाएगा। वो बुरा आदमी नहीं है, अक्सर घरों में उधार कपड़ा दे जाता है। फिलहाल सूट सिलवा लो। क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि होली पर नए कपड़े पहनो? मैंने कहा, जी तो बहुत चाहता है, मगर मेरे पास सिलाई के पैसे भी नहीं हैं। कहने लगी, उसकी चिंता मत करो, कपड़े और नाप मुझे दे दो, मैं अपने पति से सिलवा दूंगी। और सिद्धार्थ भाई से कह देना कि ये सुनंदा ने होली का गिफ्ट दिया है, उन्हें पता है कि मेरा पति टेलर है। यूँ मेरी चिंता का हल निकल आया। सूट सिले सिलाए मिले तो मैंने वही कहा जो सुनंदा ने सिखाया था। सिद्धार्थ ने भी खुशी दिखाई और कहा कि अब तुम अपनी पड़ोसन का एहसान कैसे उतारोगी? मैंने कहा, एहसान की क्या बात है, उसने अपनी खुशी से दिए हैं, मैंने तो मांगे नहीं थे। वैसे भी सुनंदा के पास किस चीज़ की कमी है, वो बहुत खुश रहती है। क्या एक खुशहाल सहेली अपनी गरीब सहेली को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकती? सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा भाई, तुम औरतों की बातें तुम जानो, मुझे खाना ला दो, आज ओवर टाइम किया है, थक गया हूँ। मोहित के कपड़े भी लेने हैं, होली के दिन ही कितने बचे हैं। होली त्यौहार भी अच्छे से गुजर गया। मैं नए कपड़े पहनकर मायके गई। माँ का तो स्वर्गवास हो चुका था। पिताजी से होली में मिलने गई, वो भी मुझे नए और सुंदर कपड़ों में देखकर खुश हो गए। मैंने दिल से सुनंदा को दुआ दी कि जिसने हौसला दिलाने से ये खुशी प्राप्त हुई थी। 3 महीने गुजर गए, तब एक दिन अचानक वही कपड़े वाला अमित आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने गेट खोला कि उससे माफ़ी मांगकर उधार चुकाने के लिए कुछ और समय ले लूं, मगर उसने एक बंडल थमा दिया और कहने लगा, ये रखिए, मैं पिछली गली से होकर आता हूँ, वहाँ से भी पैसे लेने हैं। इससे पहले मैं कुछ कहती, वो तेज़ी से आगे निकल गया। मैंने बंडल के ऊपर का कागज़ ज़रा सा फाड़ा और कहा, ठहरो अमित, पहले मेरी बात सुन लो। वो रुक गया। बंडल में बहुत सुंदर और कीमती कपड़ा था। मैंने पूछा, ये किस लिए? कहने लगा, आपके लिए, देखेंगी तो पसंद आ जाएगा। मैंने झुंझलाकर कहा, ये मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, मैंने अभी तुम्हारे पहले के पैसे भी नहीं दिए हैं और तुम दूसरे कपड़े ले आए हो। कहने लगा, आप देखिए तो सही, आपके पड़ोसन ने भी लिए हैं। मैंने फिर कहा, अरे भाई, पिछले वाले पैसे तो पहले दे दूं, मगर वो कहने लगा, मैं कब कहता हूँ कि पैसे दे दें, जब होंगे तब दे दीजिएगा। और वो चलता बना। इस बार भी वो इतनी जल्दी में था कि मुझे उसे रोकने का मौका ही ना मिला। मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अगर गेट से निकलकर उसके पीछे जाती या ऊंची आवाज़ से आवाज़ देती तो भी शायद ना रोक पाती। वो पलक झपकते गली के कोने से मुड़ गया। मैं देर तक हाथ में बंडल थामे खड़ी रही कि अब क्या करूं। सोचा कि सुनंदा को बताती हूँ। वो आमतौर पर कपड़े उसके ही गेट के अंदर रखकर औरतों को बुलाता था। वहीं सब बैठकर आराम से कपड़े देखती और ख़रीदती थी। मैं बंडल लेकर सुनंदा के घर चली गई और उसे बताया कि पिछले कपड़ों के पैसे अभी बाकी हैं और वो चालाकी से और अधिक कपड़े थमा गया है। अब क्या करूं? कहने लगी, अच्छा अभी रुको, अगर आ गया तो बात कर लेते हैं। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, मगर वो ना आया। फिर सुनंदा बोली, शायद अब वो इस तरफ ना आए, पिछली गली में शीतल के गेट पर गठरी खोली होगी। तुम क्यों परेशान हो, ये कपड़ा रख लो, अगर वो आ गया तो वापस कर देना, ना आया तो सिलवा लेना, सिलाई तो तुम्हें मुफ्त पड़ती है ना। फिर बोली, जो उधार बाकी है वो भी उतर जाएगा, कपड़े सिलवाओ और पहन लो। सिद्धार्थ भाई को बता देना कि मैंने दिए हैं। कह देना कि अक्सर ग्राहक अधिक कपड़ा दे जाते हैं, जो बच जाता है हम रख लेते हैं और वो हमसे पूछते तक नहीं। कपड़ा अच्छा होता है तो हम उसे सिलवाकर अपना काम चला लेते हैं, ये तो आम बात है। मैंने कहा, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए कि मुफ्त के कपड़े क्यों ले लिए। बोली, उनसे कहो दुनिया ऐसे ही चलती है, क्या तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं? तुमने कोई चोरी या धोखा तो नहीं दिया, बस और कुछ मत कहना। और उसने मुझे इस बात पर समझा लिया। यूं सुंदर और कीमती कपड़े पहनने की इच्छा ने मेरे अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया और मैंने एक बार फिर पति से झूठ बोला। सुनंदा ने कपड़े सिलवा दिए और मैंने पहन लिए। अब मैं ये कपड़े पहनकर मोहल्ले की औरतों के सामने बड़ी शान से जाती और उन्हें जताती कि मैं भी उनके जैसे कपड़े पहन सकती हूँ। वो भी मेरे कपड़ों की तारीफ़ करती। मुझे इज्जत और प्राथमिकता मिलने लगी। 2 महीने और गुजर गए। इस बीच मैं और सिद्धार्थ ससुर जी से मिलने के लिए ससुराल भी गए। सुनंदा ने बताया कि तुम्हारे पीछे अमित आया था, हमने कुछ और कपड़े खरीदे, उसने तुम्हारा भी पूछा था। मैंने बताया कि तुम ससुराल गई हो। मैंने पूछा कि अपने पैसों के बारे में कुछ कह रहा था, तो सुनंदा बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने।
इस घटना को भी 1 महीना गुजर गया। एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस गए हुए थे। सुबह 10 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूछा कौन है? जवाब ना आया। मगर कुछ समय बाद फिर दस्तक हुई। मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा कौन है? जवाब आया, मैं अमित। मैंने दरवाज़ा खोले बगैर कहा कि अपने उधार के पैसे लेने आए हो? कहने लगा नहीं, रुपयों की चिंता ना करो, जब हो बता देना, मगर दरवाज़ा खोलो, प्यास लगी है। मैंने गेट की दरार से देखा, उसके हाथ में एक बंडल था। मैं समझ गई कि वो मुझे और कपड़े देने आया है। मैंने दरवाज़ा ना खोला। कुछ समय खड़े रहने के बाद उसने वो बंडल दीवार के ऊपर से अंदर फेंक दिया, जो चारपाई पर जा गिरा और खुद चलता बना। मैं उसकी हरकत पर हैरान रह गई। तुरंत ही दरवाज़ा खोला, मगर वो इतनी दूर जा चुका था कि आवाज़ देने पर लोग मुझे देखने लग जाते और बदनामी का भी डर था। इसलिए मैं बेबसी से बस उसे गली पार करते देखती रह गई। अब मेरा दिल धक धक करने लगा। ये उस पहली गलती की सज़ा थी जो मैंने पति से सच्चाई छुपाकर की थी। कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही, बंडल को घूरती रही जैसे उसमें कोई बम हो या सांप बिच्छू बंद हो। फिर हिम्मत करके बंडल उठा लिया। इस बार एक जोड़ा कपड़े के साथ साथ एक विदेशी परफ्यूम की शीशी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक बहुत ही सुंदर सेट लिपटा हुआ था। मैं आंखें फाड़े उन चीज़ों को तकती रही जैसे ये किसी और दुनिया से आए आसमानी उपहार हों। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ औरत भी ऐसी बातों का मतलब समझ लेती है। कोई पराया मर्द किसी औरत पर यूं पैसा नहीं लुटाता। ये मेहरबानियाँ बेमतलब नहीं होती। क्या वो फेरी वाला, कपड़े बेचने वाला सिर्फ एक नज़र में मुझ पर फिदा हो गया था, या फिर मुझको एक गरीब आदमी की पत्नी जानकर दया दिखा रहा था? इसके सिवा तो उसने कभी कोई बात भी नहीं की थी। दिल चाहा कि सिद्धार्थ को सब कुछ सच सच बताकर दिल हल्का कर लूं, लेकिन दिल में आशंका थी कि वो न सिर्फ नाराज़ होंगे बल्कि मुझ पर ही आरोप लगाएंगे। इनके दिल में शक का सांप ज़रूर पलने लगेगा कि मैंने इतने दिनों तक क्यों कुछ नहीं कहा और कपड़ों के लालच में क्यों चुप रही। सुनंदा की बातें याद आईं। चुप रहने में ही भलाई है। ना तुमने चोरी की है, ना डाका डाला है और ना कपड़े मांगे भी नहीं, तो क्यों खुद को अपराधी समझती हो? मैंने खुद को तसल्ली दी और वो ज्वेलरी और परफ्यूम छुपा कर रख दिए। इरादा किया कि जब कविता मेरे रिश्ते की बहन बहन आएगी तो उसका नाम लगा दूंगी, मगर दिल बार बार कहता ज़रूर खुशबू तो सूंघ लो। आखिरकार एक दिन मैंने खुद को आईने के सामने पाया। वो सूट पहना, ज्वेलरी पहनी और परफ्यूम खोलकर खुशबू सूंघी। सच है, औरत अगर खुद पर काबू न रख सके तो बहुत जल्दी बहक जाती है। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने कहा, 3 दिन की छुट्टी है, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। तुम और मोहित यहीं रहो, वरना तुम दोनों का किराया भी भरना पड़ेगा। सुनंदा से कहना तुम्हारा ख्याल रखेगी। सिद्धार्थ चले गए। चौथे दिन सुबह वापसी थी। तीसरे दिन शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गेट की झीरे से झाँका तो वही अमित खड़ा था। दिल में डर नहीं था, बस इरादा था कि पिछली बार वो जो बंडल फेंक कर गया था वापस कर दूंगी। मैंने कहा, यही लेने आए हो, ले जाओ अपना बंडल और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अपना उधार नहीं मांगते तो क्या हुआ, अपनी बालियां भी देनी पड़ी तो दे दूंगी। वो बोला, मैं कुछ देने या लेने नहीं आया, बस ये गठरी ज़रा देर के लिए रख लो, पास ही है काम है, गलियों में लेकर घूमना मुश्किल है, 1 घंटे में आकर ले जाऊंगा। मैंने सोचा सिद्धार्थ कल सुबह ही आएंगे, अभी तो शाम है, थोड़ी देर के लिए रख लेने में कोई बुराई नहीं है। गठरी अंदर खींचकर गेट बंद कर दिया, लेकिन वो 1 घंटा मेरे लिए जैसे कोई सज़ा बन गया था। लगता था गठरी में कपड़े नहीं, खुद अमित लिपटा हुआ है। 2 घंटे गुजर गए, वो नहीं आया। दिल में बुरे बुरे विचार और अंदेशे उठने लगे। रात से थोड़ा पहले वो आया, पसीने से भीगा हुआ, थका हारा। कहने लगा, माफ़ करना, देर हो गई, बहुत प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। मैंने सोचा उसने कभी अपने उधार का तकाजा नहीं किया, बस अपनी चालाकी से मुझे कर्जदार बनाता रहा। फिर भी इंसान है, प्यासा है। कूलर से पानी निकाला, शरबत की बोतल नजर आई, सोचा थोड़ा शरबत डाल दूं, क्या हर्ज है। जब गिलास लेकर गेट तक पहुंची, देखा वो अंदर आ चुका है, चारपाई पर बैठा है। मैं चौंकी, मगर कुछ न कहा। उसे गिलास थमाया, उसने घटाघट पी लिया। मैंने कहा, अमित, तुम क्यों बार बार मुझे परेशान करते हो? मैं और उधार कपड़े नहीं खरीद सकती, अपना बंडल वापस ले जाओ। वो बोला, अगर आप मेरा एहसान उतारना चाहती हो तो मुझे खाना खिला दे, बहुत भूखा हूँ। पल भर को सोचा, सब्जी रखी थी, 2 रोटियां भी बना रखी थी। जल्दी से प्लेट में सब्जी और रोटियां रख कर लाई। कहा, जल्दी से खा लो तो मैं गेट बंद करूं। वो बोला, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, निश्चिंत होकर गेट बंद कर लो, और बरामदे में जाकर बैठ गया। मैं भी बरामदे के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। दिल में घबराहट थी। वो खाते हुए कहने लगा, गेट पर खाना खाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए अंदर बैठा हूँ, तुम चिंता ना करो।
खाने के बाद बोला, मेरे हाथों पर पानी डाल दो, मैं मेहमान हूँ, कोई भिखारी नहीं। अभी मैं उसके हाथों पर पानी डाल ही रही थी कि सिद्धार्थ अचानक गेट के से अंदर आ गए। मैं पत्थर की मूरत बन गई। सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया। गठरी को लात मारकर बाहर फेंका और अमित बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में सवाल थे। कौन लगता है तुम्हारा ये कपड़े वाला? तभी मैं कहूँ कि सहेलियों कैसे इतनी मेहरबान हो गई कि इतने महंगे कपड़े सिलवा सिलवा कर तुम्हें उपहार देती हैं। मैं खुद नहीं जानती थी कि ये कौन था, कहाँ से आता था और क्यों मैंने ऐसा किया था। शायद लालच के कारण। मेरी नए कपड़ों की इच्छा तो ज़रूर थी, मगर मैं लालची तो बिल्कुल नहीं थी। मैं तो समझता था कि औरत इज्जत के लायक होती है, पत्नी का भी एक पवित्र स्थान होता है। मगर क्या पता था कि तू अपनी इच्छाओं की खातिर एक कपड़े वाले बेचने वाले से यारी लगा लेगी। तू तो मेरे घर की मालकिन, मेरे बच्चे की माँ थी, ये बाजारू औरत जैसी क्यों हो गई? हाँ, मगर ये बात भी ठीक है कि गहने और कपड़े तो औरत की कमज़ोरी होते हैं। मैं तुमको ना दे सका तो तुमने गलत तरीका अपना लिया, यही बात है ना? ये कहकर निहारिका रोने लगी। बोली कि कभी कभी औरत अकल से काम नहीं लेती तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है और फिर उसका भुगतान उसे तलाक के रूप में भुगतना पड़ता है। निहारिका की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि अमित तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर ये तो पढ़ी लिखी समझदार थी ना। पर उसने दूरअंदेशी से काम क्यों नहीं लिया? अगर औरत दूरअंदेशी से काम ना ले तो उसे खामियाजा घर उजड़ने के रूप में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।